बच्चे लोग, कैसा रहा दिन आपका? एक दो प्रश्न हैं आप लोगों ने किए थे, मैं उससे शुरू करूंगा, फिर आप लोग और क्वेश्चन पूछना। कल बात हो गई थी कि प्रश्न और उत्तर, और यदि आप प्रश्न नहीं करोगे तो मैं करूंगा, तो बेटर है कि आप ही कर लो, ठीक है ना? तो किसी ने प्रश्न किया है, बहुत सुंदर है वो प्रश्न है कि ये ठीक है, सब अपनी जगह है, किसी भी चीज को जीवन में अगर आपको अचीव करना है ना, सक्सेस जिसको कहते हैं, सक्सेस वो कोई जरूरी नहीं मटेरियल फील्ड है, पढ़ाई लिखाई है, स्पिरिचुअल फील्ड है, किसी भी चीज में। तो एक चीज जो चाहिए वो क्या है, बोलो? एब्सोल्युटली, किसने कहा? एब्सोल्युटली, कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन को डेवलप करना आप सबको सीखना चाहिए। वो एक ऐसी कैपेसिटी है, आपने सीख ली तो फिर किसी भी चीज में आप पार हो सकते हो। याद है ना अर्जुन की कहानी, कंसेंट्रेशन वाली? सबको पता है, ठीक है। कंसेंट्रेशन अर्जुन के अलावा और कोई विद्यार्थी जीवन के लिए कंसेंट्रेशन को बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया। और किससे कंपेयर किया गया है? बगुले। देखा आपने बगले को? एकदम स्थिर। मेडिटेशन सीखना है ना, बगले से सीखो, खाली उसका ऑब्जेक्ट गलत होता है। एकदम स्टिल, देख के लगे स्टैचू है, और जैसी कंसेंट्रेशन उसका कहाँ है? मछली के ऊपर। जैसी उसको मूवमेंट हुआ, खटक से नीचे जाके पिकअप करता है। तो विद्यार्थी जीवन के लिए जो जीवन भर हर चीज में काम देती है, उसके लिए एक बड़ा सुंदर दोहा है हिंदी में, काक चेष्टा। सुनिए, पूरा सुना है? बोलो। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान मित्रा तथैव च। इतना भी काफी है अगर ये सीख लो। काक चेष्टा, कौवे को देखा है? हर किसी से, जितने भी संसार में जीव जंतु, पर्वत, नदी, सबसे हम कुछ कुछ सीख सकते हैं। ये सब हमारे टीचर हैं। क्या सीखते हो सूरज से? प्रकाश देना। केवल अपने लिए चीजों को मत रखिए, आप बांटिए, है ना? ये सूरज। साथ में क्या सीखते हैं? सूरज क्या सिखाता है? सुबह सुबह आके हमको गुड मॉर्निंग बोलता है, तो कितना भी गहरा अंधेरा हो, डोंट वरी, सूरज पास में है, निकलेगा, ठीक है? अंधेरा क्यों होता है ये भी सूरज बताता है। सूरज तो वहीं रहता है, हम लोग मुड़ जाते हैं, प्रकाश की तरफ पीठ कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग जब भगवान की तरफ, जिनकी सहायता हमेशा रहती है, हम पीठ कर लेते हैं। कैसे पीठ कर लेते हैं? अरे हम नहीं मानते, कौन कहता है कृपा है, ये सब करके हम भगवान की ओर एक पीठ कर लेते हैं अपनी। तो होते तो है फिर भी, लेकिन अंधेरा हो जाता है। लेकिन कोई अंधेरा ऐसा नहीं है जिसका एंड में प्रकाश नहीं होता है। फूल से क्या सीखते हो? फूल के लिए आप क्या डालते हो? फूल के लिए मट्टी में पानी और खाद। खाद किस चीज की बनी होती है? सुगंधित या क्या हो? खाद की गंध का भी देखिए, दुर्गंध होती है ना, और सारी गंदगी से खाद बनती है। कीड़े भी कभी कभी जाके, वो आजकल वो बना है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अर्थवॉर्म का आप यूज करते हो। मिट्टी, ये सबको फूल अपने अंदर ले लेता है। लेके क्या करता है? इतना सुंदर रंगों से भरा हुआ, खिला हुआ फूल बन जाता है। क्या सीखा इससे हमने? जीवन में कोई भी आपको क्या देता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कोई आपको घृणा दे, हो सकता है कोई आपको क्रोध दे, हो सकता है कोई आपको तिरस्कार दे, कुछ भी दे, लेकिन उसके साथ क्या करोगे ये तुम्हारे हाथ में है। फूल अगर हो तो फूल क्या करेगा? अगर आपके नेचर में कैपेसिटी है, आप इन सब चीजों को लेकर के क्या बना दोगे? सुंदर सा
खिलता हुआ फूल। पहली चीज हम ये सीखते हैं। अक्सर हम लोग कंप्लेन करते हैं ना कि वो ये करते हैं, वो हमारे साथ ये करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि कोई आपके साथ क्या करता है। इंपॉर्टेंट ये कि जो आपके पास आया उसका आप क्या करते हो। ठीक है, आपने उसको फूल में बदल देना है। फूल में कैसे बदलोगे? ये तो बड़ा अच्छा लगा सुनने में, लेकिन बदलोगे कैसे? कोई कैसे? फूल के अंदर या किसी भी वृक्ष के अंदर बीज होता है। बीज से वही वृक्ष क्यों बनता है? उस बीज के अंदर एक आइडिया के रूप में ये सत्य बैठा हुआ है, उसी को वो सोचता रहता है। अगर हम सोचता माने दिमाग से नहीं सोचता है, उसके अंदर एक ही चीज की रट लगी रहती है, फूल बनना है, फूल बनना है, फूल बनना है। तो जिस चीज पर आप अपनी श्रद्धा और दृष्टि जमाए रखोगे वैसे ही बनते चले जाओगे। ये एक दूसरा नियम है। यदि आप यह सोचते रहोगे कि दूसरे ने मेरे साथ क्या किया, तो आप क्या होगा? उसके जैसे बनते चले जाओगे। और यदि आप ये सोचते रहोगे कि मुझे कैसा बनना है, तो जैसे आपकी फेथ है वैसे बनते चले जाओगे, या किसी और के जैसा। इसीलिए हमारे यहाँ रामायण, महाभारत, कृष्ण जी, राम जी, श्री अरविंद माता जी, जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो क्या होता है? हम उनके जैसे बनने लगते हैं। जिसके बारे में आप सोचोगे उनके जैसे बनते चले जाओगे। तो अब आप यह तय कर लो कि किसके बारे में आपको पूरे दिन सोचना है। मान लीजिए किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपके साथ अपशब्द कहे, कुछ भी कहे, तो आपको क्या करना है? उन सबको मुझे तो उनके जैसा बनना है और उसको ऑफर, या मुझे तो अच्छा सुंदर व्यक्तित्व बनाना है। आप उस चीज को भी सुंदरता में बदल दोगे। ठीक है, सीक्रेट ये है। आप क्या बनना चाहते हो वो आप निर्धारित करोगे, कोई और नहीं। कोई तिरस्कार करेगा कि आप तो बेकार हो, यूजलेस हो, और अगर आप इसको मन में बैठा लोगे कि हाँ मैं बेकार हूँ, यूजलेस हूँ, तो क्या होगा? जीवन में क्या बनोगे? बेकार हो, यूजलेस। और कोई कितना भी आपको तिरस्कार करे, आपके अंदर ये रहेगा कि नहीं मैं अच्छा हूं, सुंदर हूं, तो आप ऐसे बनोगे। आप बोलोगे अंकल, ये आलोक भाई, ये तो सुनने में बड़ी अच्छी बात लग रही, लेकिन हम ऐसा कैसे सोचें कि हम अच्छे हैं? बोलोगे ना, ऐसा बोलना चाहिए। तो इसका आधार क्या है कि हम अच्छे हैं, हम सुंदर हैं, मैं तो यहाँ तक कि हम दिव्य हैं। इस बात को हमारे स्क्रिप्चर्स में बड़े सुंदर ढंग से कहा गया है। कैसे कहा गया है? हम सब किनकी संतान है? ईश्वर की। ईश्वर कैसा है? सुंदर है या असुंदर है? हम उनकी संतान हैं, तो हमको उनके जैसा बनना है। लॉजिकल है ना? तो जब हम ये सोचते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो अपने आप हम उनके जैसे बनते चले जाएंगे। ओके, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आप बताओ, वापस हम अपने फूल पर आते हैं। फूल के अंदर क्या खासियत है? वो अपनी गंध, सुगंध, वो कुछ लोगों को देता है, सबको देता है, सबको देता है। पैसा लेके देता है, पक्का ना? गार्डन विजिट करने का पैसा लेते हैं लोग लेकिन फूल का नहीं। आपके रतलाम के तो सेंटर में भी है ना, कितने सुंदर, कभी जाना वहाँ आश्रम में, इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, कई जगहों पर होते हैं फूल। तो आप फूल क्या करता है? आपसे ये नहीं पूछता आप बड़े हो, छोटे हो, इस जात के हो, उसके हो, ये रंग क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, नहीं। वो तो आपको अपनी सुगंध लुटाता है ना? लेकिन फूल अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? क्या वो वेट करता है कि इसने मेरी गंध सूंघ के मुझे कहा क्या कि बड़ी अच्छी गंध है तुम्हारी? फूल अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है? सन से। सबके प्रति समान रहता है, फ्रैंक होता है, उदार होता है। माता जी ने ये बड़ी सुंदर एक क्वालिटीज हैं, बी लाइक ए फ्लावर, उदार होता है। तो पुष्प के जैसा बनना। पुष्प की सबसे ऊंची गति क्या होती है? अल्टीमेट डेस्टिनी भगवान के चरणों में अर्पित होना। तो अब अगर हम फूल जैसे बनेंगे तो देखो, जीवन में कुछ भी मिलेगा हम उसको
फूल में कन्वर्ट कर देंगे, सारे संसार को अपना सुगंध और वो सब कुछ देंगे, भगवान की ओर खुले रहेंगे समान रूप से, और अंत में हम अपने आप को भगवान के चरणों में डाल देंगे। सिंपल, फूल से हमने सीख लिया, काक चेष्टा। लेकिन कौवे से भी कुछ सीखना है। कौवे से क्या देखा है? कौवे तो बहुत होते हैं, आपने ऑब्जर्व किया है कौवों को? क्यों कहते हैं काक चेष्टा? आप गिव अप कर दोगे, कौवा गिव अप नहीं करता है। आप उसको जितनी बार भगाओगे वो जाएगा फिर आएगा। वो गेम खेलता है आपके साथ, ये साइकोलॉजिकल गेम है, मजा आता है इसमें। कौवा साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है आपके साथ। अगर वो किस चीज का गेम है, किस में परसिवरेंस ज्यादा है, आप जितनी बार उड़ाओगे उतनी बार आएगा, अगर भोजन रखा है तो। अंत में यदि आपने गिव अप कर दिया कि यार इसको कोई फायदा नहीं, या आप मुड़ गए कहीं चले गए, और फट से लेके चला जाएगा। इसलिए कहते हैं काक चेष्टा। हर समय ये कभी मत गिव अप नहीं करना लाइफ में। जो गिव अप कर देता है वो हार जाता है। लाइफ में अंतिम समय तक गिव अप मत करो, ठीक है? गिव अप नहीं करना। काक चेष्टा, बको ध्यानम, वको ध्यानम, बगले की तरह ध्यान, स्थिर एकदम। स्वान निद्रा, हाँ, कुत्ते से बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। बाय द वे जरा बताओ क्या क्या सीखते हैं? एब्सोल्युटली लॉयल्टी, बहुत सही बात कही आपने। लॉयल्टी, निष्ठा रखता है। फेथफुलनेस, फेथफुलनेस। एक कुत्ते की कहानी है कि एक्चुअली उसने बाय मिस्टेक अपने मालिक को काट लिया था। वो था ऐसी कुछ अवस्था में, पूरी डिटेल मुझे नहीं मालूम। उसके बाद वो कुत्ता इतना डिप्रेस्ड हो गया और 2 महीने बाद वो चल बसा। कुत्ते ग्रीफ उनका, वो इतना लॉयल होते हैं कुत्ते। तो कभी किसी को क्या नहीं कहोगे तुम? कुत्ता है। और कभी आपको कोई कहे तो बोलना कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो हमको प्रेज कर रहे हो, है ना? कुत्ता होने में क्या प्रॉब्लम है? कुत्ता तो फेथफुल होता है, लॉयल होता है, बहुत लविंग होता है ना? हाँ, अगर आप उसके मास्टर नहीं हो तो अलग बात है, पर अपने मास्टर के प्रति वो निष्ठावान होता है। और साथ में क्या कहा जाता है? स्वान निद्रा, फट से उठ जाता है बीच में कुछ होता है तो, है ना? स्वान निद्रा। तो इसका क्या मतलब है? स्वान निद्रा एक तो होता है विद्यार्थी जीवन में बहुत ज्यादा सोना, घंटों सो रहे हैं, तब कब पढ़ोगे, कब कुछ और करोगे। तो नींद जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। 6-7 घंटे स्लीप इज रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं है। स्वान निद्रा, स्वान निद्रा का एक और मतलब होता है। स्वान निद्रा का ये अर्थ होता है कि आप जीवन में कभी आप रिलैक्स भी कर रहे हो, आराम भी कर रहे हो, लेकिन जैसे ही कोई चुनौती सामने आए तो आपको तत्पर होना चाहिए उसको फेस करने के लिए, ठीक है? कभी भी आ सकती जीवन में चुनौती। तो स्वान निद्रा, बको ध्यानम, काक चेष्टा, ये सब कंसंट्रेशन के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है? फूल किस पर कंसंट्रेटेड है? सन पर। एक्सीलेंट। कौन उससे क्या गंध ले रहा है, उसको क्या दे रहा है, इसकी उसको चिंता नहीं है। उसको तो सूरज के प्रति खुलना है, बस। कंसंट्रेशन। नदी किस पर कंसंट्रेटेड है? नदी से क्या सीखोगे? हाँ, नहीं, स्थिर तो नहीं रहती। फ्लो कहाँ जा रहा है नदी का? समुद्र में जा रहा है। नदी को केवल 2 बातें याद रखनी होती है, कहां से आ रही हूं, कहां जाना है। कहां से आ रही हूं ये उसकी पहचान है, तो उसको पता है मुझे एनर्जी मिलती रहेगी वहां से। कहां जा रही हूं ये इंपॉर्टेंट है। कल भी हम लोग बात कर रहे थे ना, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। तो नदी को पता होता है समुद्र में मुझे जाना है।
अब रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो नदी क्या करती है? आपने देखा है नदियों के कोर्स? नदी कैसे आती है? ऐसे यूं चली जाती है, ऐसे चक्कर भी लगाती है। शिप्रा नदी तो आप लोग देखिए ऐसी घूमती हुई जाती है ना? अब तो बची नहीं शायद, उसमें पानी डालते हैं, पंप करते हैं आर्टिफिशियली। पर नदियां हैं, नदियां का बड़ा अद्भुत कोर्स होता है। ब्रह्मपुत्रा तो यूं आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, चीन को टच करके आती है। तो नदी क्या क्या सिखाती? जब आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल आ जाए तो नदी क्या करती है? पहाड़ खड़ा हो गया, नहीं जाने दूंगा मैं, तो नदी क्या करती है? तुम अपनी जगह खड़े रहो, मैं तो चली, मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। और छोटा मोटा ऑब्स्टेकल होगा, पत्थर उत्तर, उसको बहा के ले जाएगी। क्या करेगी? बहाने के लिए बस अपनी ऊर्जा बढ़ा देती, स्पीड। तो जीवन में जब बढ़ोगे तो ऑब्स्टेकल आएंगे, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? प्रोसेस ऑफ लाइफ है, इससे आप स्ट्रांग होते हो। और आप लक्ष्य के प्रति कितने दृढ़ हो, इसकी तभी परीक्षा होती है। कुछ लोग होते हैं ऑब्स्टेकल आया, बस उसमें उलझ के रह गए। पहाड़ खड़ा हो गया, पहाड़ से वाद विवाद कर रहे हैं, तुम क्यों आए मेरे रास्ते में, ये क्यों हुआ मेरे रास्ते, वो क्यों हुआ, पूरा समय नष्ट कर दिया इस डिस्कशन में। नदी क्या कहती है? कहती भाई तुम अपनी जगह खड़े रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। तो इसका अर्थ है क्या हमको पता होना चाहिए? इंपॉर्टेंट चीज, कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है। जैसा लक्ष्य होगा वैसा जीवन होगा। अगर छोटा लक्ष्य है, जीवन की पहचान आपके पैसों से नहीं होती है। एक चीज जान के रखना, अक्सर जिनके पास बहुत पैसा होता है, ओपनली मैं कह रहा हूं, उनका दिल बहुत बार बहुत छोटा होता है। पहचान किसी की पैसे से नहीं होती है। पैसे हैं, अच्छी बात है, उसका अच्छा उपयोग करो, कोई भी चीज़ है, इंटेलिजेंस है उसका अच्छा उपयोग करो, इमोशंस हैं उसका अच्छा उपयोग करो, विल है उसका अच्छा उपयोग करो, लेकिन पैसे से पहचान नहीं होती है। पहचान किस चीज़ से होती है आपकी? व्यक्तित्व। लेकिन व्यक्तित्व किस चीज़ से बनता है? आपने जीवन में कहाँ जा रहे हो, क्या लक्ष्य है आपका, वही है आपकी असली पहचान। आपके पास बहुत सारा पैसा है, लक्ष्य क्या है? मैं उड़ाऊं, एंजॉय करूं, तो आप क्या हो गए? एकदम छोटे से मनुष्य हो गए। जैसा लक्ष्य है वैसा आपका व्यक्तित्व है। बाकी सब चीजें बाहर बाहर की हैं। अगर आपका लक्ष्य उच्चतम है तो आपके अंदर जो सत्य है वो भी उच्चतम है। और लक्ष्य जितना छोटा होगा उतने छोटे बनते चले जाओगे। पैसे बहुत होंगे, लक्ष्य छोटा है, क्या चुनोगे? है दोनों चीजें तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं पैसे नहीं आने चाहिए, पर जरूरी क्या है, पैसा या लक्ष्य? दोनों में से लक्ष्य। लक्ष्य रखो, सुंदर रखो, ऊंचा रखो, विशाल रखो, छोटा मोटा लक्ष्य नहीं। छोटा मोटा लक्ष्य क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद शादी ब्याह हो जाएगी, सेटल हो जाऊंगा, जॉब मिल जाएगा, ये लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य ऐसा रखो कि बेस्ट तो ये ऐसा रखो जो आज तक हुआ ना हो। हाँ बोलो क्या? नहीं, ऐसा नहीं कि मुश्किल हो करने में, लेकिन एक बार लक्ष्य तुमने बना लिया तो दृढ़ हो उसमें। कितनी भी कठिनाइयां आएंगी आएंगी, ऐसा नहीं है। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी बड़ी कठिनाइयां आएंगी। मान के चलो, जितना ऊंचा जितना विशाल लक्ष्य होगा उतनी बड़ी कठिनाइयां आएंगी। तो आपको तैयार रहना है कि आएंगी, कोई बात नहीं है, मैं चलूंगी दृढ़ बन के, वहां जहां पहुंचना है चलूंगी, मैंने जो चीज निर्धारित की है वो करूंगी। इसके लिए जीवन में बहुत सारे अवसर आएंगे, ये सब लेसन सीखने के लिए। ठीक है, इससे हमारी विल पावर भी डेवलप होती है। जिस चीज को एक बार मन लगा लो ये करना है तो करना है, कितना भी कठिन क्यों ना हो। और कठिनाई कैसे कम होती है? पैराडॉक्स है ये, एक पैराडॉक्स में उत्तर है। पैराडॉक्स मतलब विचित्र बात है, ये उल्टी सी लगती है। लोग कहते हैं ना, मैं कैसे करूं क्योंकि कठिनाई है,
तो उत्तर क्या होगा? करोगे तो कठिनाई कम होगी। द डिफिकल्टी, इसको एक लैटिन प्रोवर्ब है इसकी, उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे शायद ना पता हो, सॉल्विटूर एम्बो समथिंग है, कि आपको अब ऐसे सोचो दूरी बहुत दूरी है, दूरी कैसे घटेगी? चलने से घटेगी। जब करोगे, श्री अरविंद कहते हैं अगर तुम्हारे पास साधन नहीं है, मीन्स नहीं है कोई चीज को करने के, इफ योर मीन्स इज स्मॉल बट योर एम इज ग्रेट, स्टिल यू मस्ट एक्ट, बिकॉज बाई एक्टिंग द मीन्स आर क्रिएटेड। जब आप उस दिशा में सच्चाई से जाते हो तो मीन्स अपने आप अंदर में आपके आने लगते हैं, क्योंकि आपने वो लक्ष्य रखा है। ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं कि एक बार में वो चीज प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली वो नीट फिट होगा, पर वो लक्ष्य रखो और उस पर बढ़ते चले जाओ। यही एक बहुत बड़ी अपने आप में तपस्या, प्रतिज्ञा, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ठीक है, लक्ष्य की प्रति कभी डिगना नहीं, अडिग रहना। और इन सब के लिए जो मेन चीज जरूरी होती है वो है कंसंट्रेशन। कैसे डेवलप करोगे कंसंट्रेशन? जैसे आप लोगों का बाय एंड लार्ज अच्छा है, मैं देख रहा हूं, कल भी मैंने देखा आप लोग एकदम ये वो रेस्टलेस नहीं हो रहे हो। कंसंट्रेशन कैसे डेवलप कर रहे हो? क्योंकि आपको अभी ज़्यादातर बच्चे रतलाम या पास के गांव से हैं। हाँ, शहर की हवा नहीं लगी है। हाँ, दिल्ली के आप प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ जाओ, बहुत लकी हो, नहीं तो आप ऐसे बैठ नहीं पाते। कोई यहाँ टेक लगा रहा होता, कोई मोबाइल में, कोई कुछ च्युइंगम खा रहा होता, ऐसे देख रहा होता है ना। आप लोग अभी आपकी फाइल करप्ट नहीं हुई है। अच्छा है, वो अच्छे लोग हैं, वो संगति भी अच्छी है। पर जनरली मैं बता रहा हूँ, जो स्कूल्स में मैंने देखा है, फर्क है ना, फर्क है। हाँ, पर हाँ ये, लेकिन ये तो बहुत ही अभी प्यारी सी बच्ची है। और इसके बगल वाली ये रतलाम की है। अच्छा, अब ये इसको आपने सामने बिठाया, मुझे बार बार रसगुल्ला रसगुल्ला याद आ रहा है। इसको देख के मुझे लगता है रसगुल्ला पड़ा हुआ है। और उसके बगल में और भी सब रस कदम सारे है ना बच्चे। सो कंसंट्रेशन कैसे करोगे, कैसे सीखोगे? लोग ये कहते हैं ना कि बैठ करके हम अपने अंदर ऐसे ध्यान करेंगे, ये नहीं, बड़ी सिंपल सी तरीका है कंसंट्रेशन का। जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पूरा ध्यान देके करो। ऐसा ध्यान देके करो कि सब ब्लैंक आउट हो जाए आसपास। कौन आया कौन गया, खड़ा हुआ सामने, आपका ध्यान वैसे लगा रहना चाहिए जैसे मोबाइल में लगा रहता है। एक चीज तो सीख रहे हैं बच्चे मोबाइल के माध्यम से। हाँ, आगे से ये नहीं कहेंगे बको ध्यानम, मोबाइल ध्यानम, व्हाट्सएप ध्यानम। एनीवेज, किसी भी चीज को आप घर साफ कर रहे हो, आजकल तो करते नहीं है वैसे, ओके, आप कोई भी चीज कर रहे हो, हाथ से काम कर रहे हो, रोटी बना रहे हो, कलम से कुछ लिख रहे हो, इंक भर रहे हो, इंक वाले पेन भी आजकल चले गए, सब शॉर्टकट हो गया। ओके, क्या काम को बचा गया? बुक के ऊपर कवर चढ़ाते कि वो भी बने बनाए मिल जाते हैं, वो भी बना बनाया। ओके, बस्ता सजा रहे हो, कुछ तो करते ही होगे। सड़क पर चल रहे हो, ये सब जो काम होते थे, जो हाथ से हम करते थे, ये कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा तरीका था। कोशिश किया है कभी कवर चढ़ाने? कितने बच्चों ने कवर चढ़ाया? हाँ, है ना? हाँ, एग्जैक्टली, वो भी एक कला है। हाँ, रख लो नीचे, हाथ रख लो। हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने वो और सुविधा देने के चक्कर में भी हैव फॉरगॉटन कि ये तो एजुकेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा था। ये एक हिस्सा था एजुकेशन का जिसमें आप कवर चढ़ाते। मुझे अभी भी याद है, उसको ऐसे फोल्ड करना है, फिर वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, फिर उसको, है ना,
फिर कभी इधर से थोड़ा ज़्यादा हो गया तो आप उसको, अब इससे क्या डेवलप होता है आपका? कंसंट्रेशन, आपके हाथों का कंसंट्रेशन, आपके मन का कंसंट्रेशन। कोई भी काम आप कर रहे हो, कुछ लोग हैं जो झाड़ू लगाते हैं लेकिन उनका ध्यान रहता है इसमें कुछ भी कोई कोना गंदा ना रह जाए। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका है लिखने में पूरा कंसंट्रेशन, फिर कौन आ रहा है जा रहा है तो कंसंट्रेट, पढ़ने में, तो जिस भी माध्यम, जो भी चीज, ये सब बैठ के अंदर ध्यान करना बात की बात है। पहले इस पावर को डेवलप करो। एक कंसंट्रेशन बड़ा आसान है डेवलप करना। बात तो सभी करते हैं, काम, ये वाला काम तो सब करते हैं ना, बात करते हैं। बात में क्या चीजें होती हैं? कुछ कहता है कोई और कोई सुनता है ना? सुनते हो? पक्का? कंसंट्रेशन से सुनना। कहां से सुनते हैं? पक्का कान से सुनते हैं? और कोई पार्ट इन्वॉल्व होता है सुनने में? माइंड। बहुत अच्छा। और कोई भाग? आई। और हाँ, किसने कहा? वेरी गुड। सुनने भी सब इन्वॉल्व होते हैं, कान से नहीं सुनते। कान से तो केवल वो साउंड सिग्नल्स अंदर जाते हैं। वैसे जब देखते हैं, केवल आंख से नहीं देखते हैं, सब कुछ हमारे अंदर ये इन्वॉल्व है देखने में। ठीक है, ये तो केवल इनपुट का एक पहला रूट है। नहीं तो क्या होगा, केवल आंख से देखोगे तो धोखा खा जाओगे। आंखें आपको एग्जैक्ट रिपोर्टिंग नहीं करेगी। माइंड से आपने नहीं देखा, सब कुछ बीच में लगाया नहीं, करेक्ट एक्यूरेट मेजर, तो आंख देखेगी कुछ, माइंड अपनी बात उसमें लगा देगा और कुछ का कुछ हो जाएगा। तो देखो तो इतना एक्यूरेटली, इतना माता जी आश्रम में बताती थी, तुम्हारे हाथों में इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि जब तुम उठाओ, तुम्हें मान लो चाहिए कि हमको 10 रोटियां देनी, मान लो 10 ज़्यादा हो गई ना, 5 रोटियां देनी है किसी को। हाँ, डाइनिंग रूम में आप बैठे हो तो आपको नॉर्मली आप गिनते हो ना, इतनी कंसंट्रेशन डेवलप होनी चाहिए कि जब आप उठाओ तो 5 उठाओ और 5 दे दो। आपको अगर एक पर्टिकुलर नंबर 12 कुछ निकालने हैं तो आप हाथ में 12 निकालो, वेट तक आप कर सकते हो। आप बोलो कैसे कर सकते हो? एक्चुअली ऐसी सेंसेस हमारे अंदर हैं। मेडिकली एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ, ऐसी सेंसेस हैं जो सोई हुई हैं। आप वेट, पुराने समय में जब वो नमक डालते हैं अभी भी, तो कैसे डालते हैं? इतना ग्राम डालो, वो सब यूट्यूब पर आता है। मम्मी कैसे डालती हैं? उनको चुटकी में सब कुछ आता है, कितनी बड़ी चुटकी, कितना कम, कितना, ये जो जिसको बोलते हैं ना अंदाज से डालते हैं। वो एक इंट्यूशन डेवलप करने का एक तरीका होता है। और जब आप किसी भी एरिया में जब कंसंट्रेशन फोकस करके काम करोगे तो ये शक्ति आपके अंदर डेवलप होगी। तो कंसंट्रेशन से सीधा, अच्छा कंसंट्रेट कैसे करें? सीधे बैठ जाओ, यहाँ हृदय के अंदर ध्यान लगाओ, ये सब बात की बात है। कोई किताब पढ़ रहे हो, आपने ये निर्णय लिया कि 1 घंटे में पढ़ाई करूंगा, कंसंट्रेशन का एक और उपाय, इस समय में पढ़ाई करूंगा। ओके, क्या होता है जब पढ़ना शुरू करते हो? कितनी देर बाद नींद आती है? इमीडिएटली आती ना, थोड़ी देर बाद। आप ये नियम बना लो कि इतनी देर तक मैं पढ़ूंगा। कंसंट्रेशन, कुछ नहीं होगा, आपको समझ नहीं भी आया, आपकी कंसंट्रेशन डेवलप करेगी। एक समय आपने फिक्स कर लिया, इस समय से इस समय में पढ़ूंगी। ठीक है, एक दिन आप ले सकते हो थोड़ा चेंज रूटीन, लेकिन मैं पढ़ूंगी। चाहे बात इसकी नहीं, कई लोग क्या करते हैं, अरे बड़ा कठिन है, किताब बंद करके रख देते हैं, तो आपने एक अवसर गंवा दिया। करते हैं ना कई बार, बड़ा कठिन है, तो आप पढ़ो उसको। पहली बार नहीं समझ आ रहा है, दूसरी बार उसको स्ट्रेटजीज होती हैं। कल किसी ने पूछा कि मेमोरी को कैसे डेवलप करें, पूछा था ना किसी ने मेमोरी के बारे में। मेमोरी डेवलप करना चाहते हो?
पहला स्टेप तो सब में कंसंट्रेशन है, ठीक है। चीजें जो आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, एकदम करेक्ट रजिस्टर हो। दूसरा आप क्या करोगे, अगर आपको हाँ, इंटरेस्ट भी बहुत अच्छी बात है। और कैसे डेवलप करोगे, किसी भी चीज को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो? डिस्क्राइब करो मुझे, मैं यहाँ बैठा हूँ, अच्छी बात है नहीं, मतलब जस्ट फिजिकल मैं बैठा हूँ, कैसे डिस्क्राइब करते हो? यू आर सिटिंग ऑन ए चेयर, व्हाट चेयर? ओके, विच साइड आई एम फेसिंग? टुवर्ड्स अस, व्हाट एल्स इज देयर अराउंड मी? ओके, व्हाट एल्स? व्हाट इज द कलर ऑफ माई ड्रेस? Anyways, I don't know the color, so that's okay, you are excused. Now I'll ask you a question. Don't look any other side. Tell me how many colors are there in this room on the pillars. कोई इधर उधर देखेगा नहीं, बिना देखे बताएगा। कौन कॉन्फिडेंट है? व्हाइट तो है पिलर्स के ऊपर, आपने देखे पिलर्स के ऊपर कुछ है टंगा हुआ? हाँ देख, अब तो आप सभी रंग बोल दो, आ ही जाएंगे उसमें। हाँ, खिड़की के ऊपर जो पर्दे हैं किस रंग के हैं? अच्छा, देख रहे हो। अब क्या होता है कि मेमोरी के चक्कर क्या होता है, मेमोरी में आपको किसी भी चीज को याद करना है। अगर कोर्स की चीज है तो पहले उसको समझना है, मैकेनिकल मेमोरी नहीं, समझना है उसको, प्रिंसिपल को, सूत्र को पकड़ना है। उसके बाद उससे जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं उन सब को एसोसिएट करना है एक साथ, ठीक है। अब अगर पानी है तो आपने ये पानी इज H2O, H2+O, ये आपने याद कर लिया। लेकिन अब उससे जितनी जुड़ी चीजें हैं एक साथ उसको एक दृष्टि में लाओ। पानी आपने पढ़ा H2+O इक्वल्स टू वाटर, उस समय दिमाग में अरे पानी पीने में तो बड़ा अच्छा लगता है, आपने एसोसिएट किया ना मेमोरी में, तो आपको फटाफट वो फॉर्मूला याद आएगा, क्योंकि आपने वो चीज़ फॉर्मूले को किसी एक ऐसी परिचित चीज के साथ एसोसिएट किया। तो मेमोरी को एसोसिएशन के द्वारा बढ़ाते हैं। दूसरी चीज है, अगर आपका माइंड का स्टोर हाउस बहुत छोटा है तो ज़्यादा चीज समा नहीं सकती है, वो डिस्क जो है वो बहुत कम उसका बाइट्स है ना। और उस डिस्क की जो बाइट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? स्टोरिंग कैपेसिटी। मेमोरी को तो स्टोर करना होता है ना। छोटी डिस्क में ज़्यादा आएगा या बड़ी डिस्क में ज़्यादा आएगा? बड़ी, वेरी सिंपल। तो कैसे आप डिस्क को बढ़ाओगे? कंसंट्रेशन तो सब में अब आ गया, बेसिक है। उसके अलावा हाँ बोलो। करेक्ट, हाँ, तो कैसे करोगे ये? मेमोरी कार्ड को कैसे बढ़ाओगे? वो भी बात हो गई एसोसिएशन। मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी कैसे बढ़ाओगे? जो मेन थिंग्स है उन पे ज्यादा कंसंट्रेट करके। ये तो आपने स्टोरेज हाउस को मैनेज करने वाली बात बता दी कि मैं बाकी डेटा हटा दूंगा इसको। मैं तो ये बता रहा हूं कि कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया भर की चीजें आपके अंदर आ सकें और आप भूलो ना। बड़ी सिंपल सी है। हाउ डू यू इंक्रीज स्मॉल माइंड इनटू अ वास्ट माइंड? हाँ, रीडिंग, वन ऑफ द थिंग्स। रीडिंग व्हाट? ओनली बुक्स, कोर्स बुक्स, ऑल वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स। इससे क्या होता है, आपके ब्रेन के हिस्से जो सोए हुए हैं, जो केवल अपने कोर्स की किताबें पढ़ते रहते हैं ना, यू कैन कोट दिस टू पेरेंट्स, उनका माइंड बहुत डेवलप नहीं होता है, बड़ा सीमित होता है। साथ में आपने कुछ ये पढ़ा, कुछ सॉरी अब ये फैक्ट है कि जो जनरल रीडिंग भी करते हैं, कुछ नहीं, आपने एक स्टोरी बुक पढ़ ली, एक रामायण थोड़ी सी पढ़ ली, हाँ, हैरी पॉटर भी पढ़ ली आपने। अब क्या हो रहा है, आपका माइंड, बिकॉज आपके अंदर इंफॉर्मेशन जा रही हैं, वो ब्रॉडन हो रहा है, अलग अलग एंगल से आप जीवन को देख रहे हो। अब केवल कोर्स की किताबें पढ़ोगे तो क्या होगा, वो एरिया शट डाउन होने लगेंगे, डिसयूज। कैपेसिटी सब में है, पर अब वो डेटा रिसीव नहीं कर पाएगा। एक एज के बाद बहुत मुश्किल होगा। तो डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग। हैबिट ऑफ रीडिंग, हैबिट ऑफ रीडिंग इज नॉट ओनली कोर्स बुक्स।
रीड थिंग्स. आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, एनसाइक्लोपीडियाज हैं. एनसाइक्लोपीडिया इज रियली ए वेरी गुड थिंग अगर आपको करेक्ट, और कुछ नहीं तो माइंड का एक कई आयाम उसके डेवलप होते हैं. ओके, सो अगर आप ऐसे करोगे तो मेमोरी अपने आप विशाल होने लगेगा. बड़ा पैराडॉक्सिकल कि अरे हम ये सब आप क्या बता रहे हैं, हमको तो इमीडिएट पढ़ना याद करना है ना. पर ज़्यादातर लोग जिनकी मेमोरी अच्छी होती, जो परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं, उनका माइंड बहुत विशाल होता है, बड़ी जनरल रीडिंग की हुई होती है उन्होंने. ओके, फिर एक और मेमोरी बढ़ाने की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और वो है बाय लर्निंग टू कंजर्व एनर्जी. एनर्जी उतनी है, वेस्ट होती रहती है गॉसिप में, इसमें आधे घंटे बिना मतलब के बातें होती रहती हैं, गप्पें होती रहती हैं. एनर्जी गेट्स वेस्टेड. कंजर्व एनर्जी. आप देखो मेमोरी कैसे बढ़ेगी. जितने भी ये 2-3 आपको एग्जाम्पल पता है मेमोरीज के. स्वामी विवेकानंद का तो है. मैं तुम्हें श्री अरविंदो की लाइफ का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि हम उनके पास बैठे हैं. तो एक बार 4 लोग ताश खेल रहे थे. उन्होंने श्री अरविंद से भी कहा, श्री अरविंद ने कहा नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है. उन्होंने एक बुक उठा ली और उसको पढ़ने लगे. तो ये आधे घंटे बाद उन्होंने जो भी 150-200 पेज की किताब थी पढ़ करके खत्म कर दी और रख दिया. तो अब लोगों ने कहा क्या आपने किताब खत्म कर दी? उन्होंने कहा हाँ. कहा अब क्या मजाक कर रहे हो, रियली हैव रेड द बुक? ही सेड यस. तो श्री अरविंद ने मजाक मजाक में कह दिया आस्क मी एनीथिंग. तो उसने उठाया रैंडम, ये डॉक्यूमेंटेड चीज बता रहा हूं, रैंडम पेज खोला, पेज नंबर मान लो जो भी 132 या इस पर प्रारंभ किया एक वर्ड से. क्या लिखा है? श्री अरविंद ने पूरा पेज बता दिया. ये डॉक्यूमेंटेड कहानी है. स्वामी विवेकानंद की भी ऐसी कहानी है. बाय कंसेंट्रेशन, बाय कंजर्विंग एनर्जी, बाय वाइडनिंग द माइंड. अब श्री अरविंद ने माइंड को कैसे वाइडन किया था, मतलब मैं एक ह्यूमन लेवल की बात कर रहा हूं. ठीक है वो डिवाइन है तो, लेकिन वो डिवाइन हमको दिखाने आए कि आप कैसे कर सकते हो. ऐसे नहीं कि डिवाइन है तो उन्होंने मिरेकल करके चले गए. उन्होंने बताया मेरे जीवन से तुम सीख सकते हो कि कैसे चीजों को किया जाता है. तो आप सबको पता होगा श्री अरविंद कैम्ब्रिज में जब थे तो वो फर्स्ट IAS के एग्जाम में आए थे. लेकिन श्री अरविंद क्या करते थे, क्या क्या चीजें पढ़ते थे? वो बहुत सारी ऐसी किताबें पढ़ते थे जो जनरल लिटरेचर की, ग्रीक, फ्रेंच, अलग अलग लैंग्वेजेस लर्निंग से बहुत डेवलपमेंट होता है माइंड का. स्पेशली अगर संस्कृत, आई डोंट नो पढ़ाई जाती कंपल्सरली कि नहीं. संस्कृत इज ए ट्रेमेंडस हेल्प जस्ट टू डेवलप, आपके नेचर को डेवलप करने के लिए और मेमोरी को डेवलप करने के लिए. इट्स ए वंडरफुल थिंग. तो इस प्रकार से जब आप वाइड वैरायटी ऑफ लिटरेचर पढ़ोगे, अलग अलग उसमें अच्छी चीजें प्लीज, क्योंकि दिमाग के अंदर कचरा डालोगे ना तो इट इज लाइक वायरस. तो जितनी बची खुची भी डिस्क में स्पेस होगी ना वो भी खत्म हो जाएगी. रीड वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स. आपने क्लास में पढ़ लिया, बोलो पत्ते क्यों हरे होते हैं ज्यादातर? हाँ, तो क्यों उससे हरे हो जाते हैं? ये तो उत्तर. तो ग्रीन पिगमेंट हरा क्यों दिखता है? नहीं पैराडॉक्स नहीं, इसका उत्तर है. जो लाइट स्पेक्ट्रम्स आते हैं वो ग्रीन कलर कैच कर लेते हैं. ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वेरी गुड. तो ग्रीन को क्यों रिफ्लेक्ट करते हैं? है ना मजेदार. चीजों के डेप्थ में जाओ, डेप्थ में जाओ, डोंट स्टॉप. अपने अंदर प्रश्न जिज्ञासा को बनाए रखो. हरा क्यों रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसी क्या बात है उसमें? आप जाओगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में तो आप देखोगे सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट सब जुड़ी हुई हैं. ओके, कितने तरह के ग्रीन होते हैं? नहीं बताओ, नहीं केवल बता दो मुझे कितने तरह के ग्रीन होते हैं.
ये अभी बोली रसगुल्ला, कितने तरह की ग्रीन, देखो कितना मजेदार है ना। ये सब चीजें वी शुड लाइक टू नो, होनी चाहिए अपने अंदर। ठीक है, डेप्थ में जाओ चीजों के, उसके शेड्स देखो, वैरायटी देखो, तो आपका माइंड डेवलप होगा। नहीं तो क्या होगा, रंग कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रंग, उनको मिला के 7 रंगों के सपने बन जाते हैं। 7 नहीं होते हैं, ये पुराने जमाने में होता था 7 रंग। कंप्यूटर वाले बच्चे बैठे ना, कितने रंग होते हैं। अभी हम विवेक भैया से इसका कंफर्मेशन लेंगे, आई एम ऑल्सो नॉट वेरी श्योर। कलर्स 64 कंप्यूटर में, जो हम नहीं, कंप्यूटर से जो अगर हम कलर्स को निकाल करके पेंट करें, ड्रॉ करें, मिलियंस ऑफ शेड्स। बट बेसिक उसमें जो आपको दिए जाएंगे, यू जस्ट चेक कितने शेड्स हैं, माइक्रो शेड्स हैं। टेक जॉय इन ऑल दिस। आपसे क्या होगा, माइंड, आपका माइंड ब्लो हो जाए, माइंड ब्लोइंग। इतना डेवलपमेंट होगा, इतना वास्टनेस आएगी कि विल बिगिन टू वंडर। 7 रंग पुराना हो गया, हाँ, अभी तो कितने कलर्स हैं जिससे आप खेल सकते हो। ठीक है, सो ट्राई टू डेवलप दिस डेप्थ, दिस कंसंट्रेशन, वाइडनेस। अगर ये सब करोगे तो मेमोरी अपने आप डेवलप होगी। और अगर केवल मैं कोर्स की किताब पढ़ लूँ, सर मेरी मेमोरी कहीं कोई मैजिक से हो जाए, तो मैजिक नहीं होगा। अल्टीमेटली शट डाउन होते रहेगा दिमाग, क्योंकि ब्रेन भी बोर हो जाएगा। ओके, सो ट्राई टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स। एक क्वेश्चन, उसके बाद आई टेक समबडी एल्स। एक किसी ने पूछा है कि टेंशन कैसे कम करें। बहुत सिंपल उपाय है इसका, बहुत ही सिंपल है। टेंशन किस बात से होती है, आप खुद ही देखोगे, आंसर मिलेगा। किस चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो टेंशन होती है। किसी भी चीज के बारे में क्या सोच रहे होते हैं, एग्जाम तो आप पढ़ जाओ, क्या चीज है जो परेशान करती है सबसे ज्यादा। कि हम पीछे ना हो जाए। मीनिंग एग्जैक्टली, किसने कहा, रिजल्ट। उसमें यह कि पीछे ना हो जाएं, फेल ना हो जाए, ये सब चीज रिजल्ट, तो टेंशन होगी। क्या आपके सोचने से रिजल्ट बदल जाएगा? सिंपल लॉजिक, आपके सोचने से रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। तो रिजल्ट में अपनी एनर्जी को कृपया वेस्ट ना करें। एनर्जी को कहां लगाएं? जो करना है उसमें लगाओ। जब माइंड जाएगा रिजल्ट में, यदि मुझे 80% मिला तो मैं क्या करूंगी, मुझे 99% मिला तो मैं क्या करूंगा, इसको कहते हैं विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। लेकिन पढ़ाई आप पूरे, लोग ये कहते हैं कि लेकिन अगर हम रिजल्ट का नहीं सोचेंगे तो मेहनत क्यों करेंगे? फॉर द जॉय ऑफ डूइंग इट। आपको ये काम करना है तो करना है, उसको अच्छे से करना है, पूरे मन लगा के करना है। और उस अगर रिजल्ट आपको अच्छा रखना है तो यही मेथड है। रिजल्ट के बारे में सोच के नहीं, जो कर रहे हो उसको पूरी तरह करो। ओके, तो टेंशन किसी भी चीज में, जीवन में, ये केवल आपके पढ़ाई की रिजल्ट की बात नहीं है, किसी भी चीज के बारे में। आपके हाथ में क्या दिया गया है? काम ना, काम करना, ये आपके अधिकार में है, उसको अच्छे से करो, खूब अच्छे से करो। अब लेकिन अब आपको थोड़ी बहुत चिंता तो सताएगी रिजल्ट की, पता नहीं क्या होगा, तो क्या करोगे उसको? हाँ, एक दिन पहले जाके हनुमान जी के सामने बोल देना अगले दिन मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा, ऐसे करोगे? हाँ, हनुमान जी कहेंगे बाकी दिन तो तू आया नहीं, आज याद आ गई। कब ज्यादा अच्छा रहेगा? जब आप अचानक एक दिन चले गए, हनुमान जी कल मैं ले आऊंगा, आजकल बढ़ गया होगा, पहले 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाते थे, 1.25 रुपए और भी नीचे, हे भगवान। पर अगर आप रोज भगवान के साथ संबंध जोड़ोगे तो आपको जाके ऐसे बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। आप खाली जाते जाते हनुमान जी आप देख लेना हम जा रहे हैं एग्जाम में, नहीं तो आपको ये टेंशन कि वो वाले मंदिर गए नहीं, वो आज बंद है इस समय, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ओके, रिजल्ट अगर किसी के हाथ में है तो आपके हाथ में तो नहीं है, ये निश्चित है, श्योर है ना।
वो अगर किसी के हाथ में फाइनली है तो वो डिवाइन, भगवान, जिस भी रूप से आप देखो, अल्टीमेट पावर कैसे भी उनके हाथ में है ना। वो किस बेसिस पर रिजल्ट देती है हम लोग नहीं जानते, लेट्स स्टार्ट विद दैट। लेकिन आप उनको कह तो सकते हो जरा अच्छा कर देना, देख लेना। लेकिन अगर आप पैसे वैसे देने की बात करोगे तो क्या होगा? हनुमान जी का रेट नहीं दे पाओगे आप, भगवान का सौदा नहीं करना। हनुमान जी ने कभी कह दिया ना गदा उठा के, अच्छा तो मुझे देगा, चल दे, कितना लाया है? आप बोलोगे सर 1.25 रुपये, 1.25 रुपये, 125, 125। आप ना पूरे जो वेल्थ है ना दुनिया की, उनके सामने रख दोगे तो कम पड़ जाएगी। बार्गेन नहीं करना गॉड के साथ, वो जरूरत नहीं है, उनको पसंद नहीं है। उनको बेटर होगा वो 5 रुपए या जो भी दे रहे कहीं अच्छी जगह यूज करो उसको अच्छे ढंग से, ही विल बी हैप्पी। भगवान कोई वो रिश्वत खोरी भगवान के साथ, हाँ पूरा सब कुछ दे दोगे ना फिर भी कम पड़ेगा, ओके। पर भगवान के साथ एक हैप्पी रिलेशन जोड़ो, रोज जब मन आए। ऐसा नहीं कि इस समय बैठ के यही वाली किताब से ऐसे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। जॉयस रिलेशन, संबंध कैसा होना चाहिए? अगर आप किसी के साथ संबंध जोड़ते हो तो क्या आप ऐसे फिक्स करते हो इस समय में तुम्हारे साथ यही शब्द बोल करके बातचीत करूंगा? ऐसे होता है रिलेशन। हाँ, रिलेशन में एक जॉयस स्पॉन्टेनिटी होती है। तो भगवान के साथ संबंध कैसे जोड़ोगे? एक दिन आप बैठ गए, कहा हनुमान जी बड़े अच्छे लग रहे हो, या लुकिंग ग्रेट। एक दिन आप ये कह देना आपने कैसे इतना बल बुद्धि विद्या, आप हमें भी थोड़ी सी सिखा दो। एक दिन जाके कहना कि मैं जा रही हूं रास्ते में, अब प्लीज मेरे साथ साथ चलना। दिखाई नहीं दे रहे होंगे पर दुष्टों को दिखाई दे जाएंगे। मैं कोई भी बात आपको लग रहा होगा मजाक, बट नन ऑफ देम देयर ऑल ट्रूथ्स। आप जा रहे हो, इसकी कई कहानियां भी हैं, मैं अभी उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं। हनुमान जी आपके साथ चल रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पर जहां कोई दुष्ट आएगा उसको दिखाई दे जाएंगे। कैसे दिखाई देंगे? आपके ही अंदर उसको देख करके ऐसा महसूस होगा ये इंसान से मुझे पंगा नहीं लेना है। हालांकि आप नॉर्मल व्यक्ति हो, पर वो देखेगा तो वो एक मैजिक, इसी को कहते हैं, वो ऐसा आभास होगा कि भाई इसको जाने दो। ओके, फॉर्म अ रिलेशन विद गॉड, लिविंग रिलेशन। लिविंग रिलेशन कैसा होता है? डेड रिलेशन तो क्या होता है कि आप गए वहां जाके किताब पढ़ दी, वो भी जल्दी जल्दी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मम्मी क्या टाइम हो गया, मम्मी दूध बन गया, हाँ जय कभी स्त्री लोग जाकर, ऐसे वो भी कहेंगे बच्चे तो जा दूध ही पी ले। हाँ, फॉर्म ए लिविंग रिलेशन विद गॉड। हनुमान जी आज मैंने ये मिठाई खाई ना, बड़ी अच्छी थी, काश मैं आपको चखा पाता। अब आपको मैं एक रियल स्टोरी बताता हूं इसकी। एक आश्रम में एक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वुडरो विल्सन, उनकी बेटी थी, उसका नाम था मार्गरेट विल्सन। वो जब 15 साल की थी तो एक गार्डन में घूमने गई, बड़ा अच्छा लगा गार्डन, इधर देख रही थी, लेट गई। फिर उनके दिमाग में एक विचार आया, कहा भगवान काश तुम भी एंजॉय कर पाते इस गार्डन को। रियल स्टोरी बता रहा, काश तुम भी एंजॉय कर पाते। अब आप तो पता नहीं कहाँ हो, इधर उधर, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, काश यू वुड हैव एंजॉयड। उन्होंने सारा ऐसा बताती कि इतना जॉय अनुभव किया आपने अंदर उस समय कि उनको लगा कि भगवान तो इससे कहीं ज्यादा एंजॉय करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, सारा जॉय तो उनका है। तो वो उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद उन्होंने एसेज ऑन द गीता पढ़ी, श्री अरविंद की पुस्तक मिली, आश्रम में आई। आश्रम में श्री अरविंद ने उनका नाम रखा निष्ठा। अब निष्ठा कैसी होती है देखो। एक समय आया, वो पहले ही बहुत बीमारियां थी उनको, बहुत सारी बीमारियां थी, तो विश्व युद्ध हुआ, किडनी की प्रॉब्लम थी, अब शुरू से ही थी। तो उनके पिताजी ने तो अमेरिका के प्रेसिडेंट भेजा, जहाज भेज दिया, कहा
चलो हम इलाज कराएंगे, इंडिया में आपका इलाज होगा नहीं, एक दिन तबीयत ज़्यादा खराब हुई, इंडिया में इलाज हो नहीं सकता है। पता है क्या उत्तर दिया उन्होंने? बोलो, कोई कल्पना करो। उत्तर उनका अद्भुत है। उन्होंने कहा, पिताजी मैं सम्मान करती हूं आपकी इच्छा का, ये भी सच है कि मेरे शरीर की आप निश्चित रूप से वहां ज्यादा अच्छी केयर ले पाओगे, लेकिन पिताजी मेरी सोल की केयर कौन लेगा? इसलिए मैं आपका प्रस्ताव विनम्रता से अस्वीकार करती हूं। उसके बाद आश्रम में उन्होंने शरीर त्यागा। उनकी अभी भी एक समाधि स्थल है उनका कैसनोव में, आप लोग कभी जाओगे तो देखना, कैसनोव इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये एक सौदा, भगवान के साथ अगर सौदा करो तो ये वाला सौदा नहीं करना 5 रुपए दे के मेरे को एग्जाम में पास कर दो। भगवान को कहना, भगवान ये सब ठीक है, मुझे अपना लो ना। शुरू में हनुमान जी आनाकानी करेंगे, जो भी हनुमान जी हैं, कृष्ण जी हैं, माता जी श्री अरविंद, लेकिन एक दिन उन्होंने कह दिया हाँ, तो फिर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ओके, इसके बाद कुछ कहने को बचा है? भगवान के पास सौदा करने नहीं जाते हैं, भगवान के पास खुद को देने जाते हैं और भगवान के साथ जीवित संबंध जोड़ते हैं, लिविंग रिलेशन। एक स्टोरी है, उसके साथ विल क्लोज इट। स्टोरी इस तरह से है कि एक व्यक्ति राम जी की पूजा करता था, 10 साल हो गए, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, राम जी ना प्रकट हो रहे ना कुछ कर रहे हैं। तो किसी ने कहा ये तो बड़े वनवासी हैं, इनको ऐसे प्रसन्न नहीं कर सकते आप, बड़ा कठिन है। शिव जी है, फट से प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी के लिए आए मूर्ति। तो जब उन्होंने अगरबत्ती जलाई, रोज जलाते थे, तो उन्हें देखा कि धुआं तो राम जी की तरफ जा रहा है। राम जी को साइड में कर दिया, राम सीता को, शिव जी को सामने बैठा दिया, देखा धुआं तो राम जी की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने फट से कॉटन ली, राम जी के नाक में डाल दिया। आपके लिए नहीं है, 10 साल आपने मेरे साथ, आपको ये नहीं जाएगा, ये शिव जी के लिए है। हवा का रुख तो बदल नहीं सकते। राम जी प्रकट हो गए, राम जी प्रकट हो गए। कहा ये क्या हुआ, ये तो मैंने, आप कैसे कहते, पहली बार तूने मुझे एक जीवित लिविंग बीइंग के रूप में ट्रीट किया है कि आपकी नाक में नहीं, मतलब क्या हुआ इसका अर्थ? हाँ, प्रिय लो। और एक छोटी सी कहानी, ठीक है, श्री अरविंद की कहानी है, उसी में यही चीज है दूसरे ढंग से। कहानी का नाम है स्वप्न। तो एक व्यक्ति होता है, गरीब होता है, ठीक ठाक गुजारा चल रहा है, लेकिन अब गरीबी और अमीरी बड़ी कंपैरेटिव चीज है ना। कुछ लोग होते हैं जिनके पास 4 गाड़ियां होती हैं, तिमंजले कई मकान होते हैं, वह गरीब महसूस, वो कहते हैं उसके पास इतना क्यों है, ये क्या हो गया, गरीब। और कुछ होते हैं जिनके पास, आपने मिले होगे ना, सब्जी खरीदने जाते हो और एक बुढ़िया बैठी होती है, कहते माई कितने का दिया, तो माई बोली अगर मान लो 30 रुपए का, आप कहते नहीं माई 25 का कर दो, फिर कर देती है। करा है ना ये एक्सपीरियंस? तो वो कौन है? अमीर है। अब ब्रांडेड दुकान में जाते हो, ट्राई करो, वो क्या है? गरीब है। तो गरीब अमीर का पहचान इससे नहीं होती है, आपके अंदर देने का भाव कैसा है। तो वो हरि मोहन है, वो कहता है मैं तो इतना गरीब आदमी भगवान की नियम से पूजा करता हूँ, सामने 3 कौड़ी सील है, इतना अमीर है, वो तो कुछ भी नहीं करता है, और देखो क्या तिमंजला मकान है। तो एक दिन वो कहता है भगवान केष्टा
केष्टा कृष्ण का नाम है। हाँ, केष्टा आ गए ना, हाथ बांध के आपको पीटूंगा अच्छे से। अचानक देखता है कि एक बच्चा बड़ा सुंदर सा कहां से आ गया। कहते कौन हो तुम? कहते मेरे हाथ बांधो, साथ में चाबुक भी लाया हूं, पीटो। अरे कौन हो? अरे वही तुम बुला रहे थे ना, केष्टा केष्टा बोल के। केष्टा आ गए? अरे नहीं सर, आई एम सो सॉरी, मैं तो ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगा, तुमने मुझे आज पहली बार ऐसे में, ये नहीं कि भगवान के साथ ऐसा बर्ताव करना, लेकिन ये कि एक मित्र की तरह। तो वो आगे, वो कहते हैं कि तुमने मुझे बुलाया, हम चले आए, रियल मान के बुलाया। तो मैं तो ऐसे ही, तो वो कहते हैं कि अब आपको ये सब मेरा मतलब नहीं था। तो कहते हैं हाँ मतलब तुम, मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो ना, तुम्हारी ये हालत हो, उसकी वो हालत देखना चाहते हो, उसकी हालत क्या दिख तो रहा है, तिमंजिला मकान है, गाड़ी है, ये क्या देखना है? नहीं नहीं, उसकी हालत, तुम तो उसका घर देख रहे हो, उसकी हालत चल मैं तुझे दिखाता हूं, चल हरि मोहन मेरे साथ। कहता है आप तो नटवर नागर हो, कहीं भी चले जाते हो चोरी छिपे, दिलों में बस जाते हो चोरी छिपे। मेरा क्या होगा, मैं उधर जाऊंगा, मुस्टंडे गार्ड है वो। कहते नहीं, वो प्रिजन में जाना निकलना ये सब मुझे आता है टेक्निक, तो मेरे साथ आ जा। तो चले जाते हैं वो दोनों को, वो लेके जाते हैं उनको, और वो 3 कौड़ी सील बिस्तर पे बैठ के लेट के, बड़ा सुंदर बिस्तर है और तकिया, क्या बेडरूम है। तो कहते हैं हरि मोहन देखा, ये देखो, ये आपकी पूजा नहीं करता, इसकी देखो ये इतना अच्छा बिस्तर आलीशान। ये कहते रुक जा, बहुत जल्दबाजी मत कर, अभी तूने देखा ही क्या है, अब देखने को बचा क्या है, ठहर। फिर वो उसके चेतना में प्रवेश करवाते हैं और देखते हैं अंदर वो छटपट छटपट जल रही है आग, अपच हो रहा है दिमाग में कि मेरे बेटे ने मेरे साथ ये क्यों किया, मेरी वाइफ मुझसे ठीक से बात नहीं करती, नाना प्रकार की चिंताओं में वो उलझा हुआ है। तो अंदर में प्रवेश करके हरि मोहन कहते हैं कहाँ, किस नरक में मुझे ले आए हो? कहते वही नरक जो तुझे बड़ा सुहाना लगता है, तू जिसको समझ रहा है ना स्वर्ग, वो नरक का एडवर्टाइजमेंट है। ये है इसके अंदर। कहते हैं जल्दी निकालो जल्दी निकालो, या तो मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब आपको अंदर की शांति, हार्मनी, इसको चुनोगे या बाहर की सक्सेस, आउटर एम्बिशन, ये सब चुनोगे? उसको पहले चुनना। ठीक है, ये नहीं कि इसमें कोई बुराई है, लेकिन ये आधार है, बेस ये है। अगर आपके अंदर पीस नहीं है, हार्मनी नहीं है, सब कुछ होगा, आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, बल्कि कोसते ही रहोगे भगवान को। ये है तो आपके पास कुछ नहीं भी होगा, कुछ है तो भी अच्छा है, और कुछ नहीं है तो भी अच्छा है। ओके, तो हरि मोहन, नमस्कार।